आर्टिकल मतलब हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट का पार्ट फोर्थ कर रहे हैं, आपको इतना बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि चीज़ों को समझ के पढ़िए। कि जैसे मैं आर्टिकल 15 बता चुका हूँ कि वो किसके बारे में है, नागरिकों को देता है, ऐसा आर्टिकल 16 भी देता है। आर्टिकल 17 नागरिक और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। आर्टिकल 18 का 2 है जो वो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, पूरा आर्टिकल 18 नहीं, क्योंकि विदेशों को भी उसमें कुछ बात हो जाती है। बाकी आर्टिकल 19 आप देख सकते हैं, ये केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है दोस्तों। इंडिया का जो सिटीजन होगा सिर्फ वही, अगर अगर कोई विदेशी आदमी होगा, अगर वो आर्टिकल 19 का इंडिया में यूज़ करना चाहेगा तो उसके लिए तो खतरा है, आप समझ ही सकते हैं। आइए देखते हैं एक्चुअली में क्या है आर्टिकल 19 में। ये स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप अपने अधिकार का अपने हिसाब से यूज कर सकते, अपने हिसाब से यार, अपने अधिकार मतलब स्वतंत्र हैं आप, आपको छूट है। छूट है मतलब आप सोच ही सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। भाई स्वतंत्रता जितना भारत में मिला है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक चीज़ें लिख दी गई स्वतंत्रता में। तो कहीं ना कहीं हमारी स्वतंत्रता पॉजिटिव है, निगेटिव भी है। और स्वतंत्रता का अधिकार सिर्फ नागरिकों को भी है, लेकिन उससे बढ़कर स्वतंत्रता का अधिकार हमारे नेताओं को भी है। उनको ज़्यादा स्वतंत्रता का अधिकार है भारत में। मतलब अगर वो नागरिक नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो नागरिक हैं लेकिन वो प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, विधायक बन गए, तो क्या वो कुछ भी बोल सकते हैं नागरिकों से? ये आदमी एक है जो आम आदमी है, ये एक कोई विधायक है, आप समझ सकते हैं, सीएम है ये, कुछ भी, और ये एक आदमी है, नॉर्मल पर्सन है। क्या दोनों को समान स्वतंत्रता का अधिकार है इंडिया में? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। सभी मामलों में ये भाई साहब सीएम हट इससे बढ़कर नहीं है। कुछ मामलों में सीएम के पास जरूर पावर ज़्यादा है इस अधिकार में, कुछ मामलों में, सभी मामलों में बिल्कुल भी नहीं है, सभी मामलों में बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़्यादा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ज़्यादा किसके पास है? तो सीएम भाई के पास है। लेकिन वो लोग हमेशा मिसयूज करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, महिलाओं के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, उनके जो मन मुताबिक है बोल दिया। मतलब समझदारी का कोई नाम ही नहीं है। जैसे आप कथुआ मामला में देख सकते हैं, वहाँ पे विधायक ने किस प्रकार से भविष्यवाणी करी थी कि हमारे लड़के हैं वो तो ऐसा कर ही देते हैं। भाई फंडामेंटल राइट है यार, तुम कैसे किसी का अधिकार का उल्लंघन कर सकते हो? तुम सोच कैसे सकते हो? तुम सीएम बने इसलिए। हाँ, तो आपको दोस्तों आईएएस बनने के बाद ये सब चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब ये 6 अधिकार आम आदमी से ज़्यादा सीएम के पास अधिकार है, लेकिन सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में। अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है वो नागरिकों से ज़्यादा है, लेकिन सभी मामलों में नहीं है, कुछ मामलों में ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन सभी मामलों में दे दे कि नागरिकों से ज़्यादा है तो बिल्कुल ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो क्या क्या स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में जो आप खुल के यूज़ कर सकते हैं? ये है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं इसको बोलूँ तो सिर्फ वाक मतलब होता है सिर्फ बोलना, बातचीत करना, रिप्रेजेंट करना। मतलब आप ऐसा लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे WW लिख के भी अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ें लिख के सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, वो भी एक आपका स्वतंत्रता का अधिकार देता है। भाई इंटरनेट का अधिकार किस चीज़ का अधिकार है? वो आर्टिकल 21 है, अगर इंटरनेट आपके पास है तो। लेकिन इंटरनेट में जो आप एक्सेस कर रहे हो ना, वह क्या देता है? मतलब अगर ऐसा यूपीएससी पूछे कि इंटरनेट का अधिकार, तो भाई आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ से जुड़ा हुआ है यार, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन इंटरनेट का जो मतलब जो वह देता है आपको, जो भावनाएं डेवलप करता है, आपको जो स्वतंत्रता देता है, आप जो लोकतांत्रिक हो जाते हैं, अपने विचारों को सभी के सामने अनफेयर होकर बातें बताते रहते हैं या फेसबुक में या मेल में, वह क्या है? तो वह आर्टिकल 19 है भाई, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो वो क्या है, आप किसी भी मामले में इसको सोच सकते हैं। यूपीएससी बहुत चमका के क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसलिए मैं बताया इंटरनेट का जो एक्सेस करने का अधिकार है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ से जोड़ता है। लेकिन इंटरनेट का अधिकार होना चाहिए ऐसा तो भाई सबके पास होना चाहिए, वो तो आर्टिकल 21 है। बाकी अभी कुछ लोगों के पास है तो कुछ ही लोग अपने अधिकार का यूज़ कर रहे हैं, और आप डेमोक्रेटिक हैं। यही तो लोकतांत्रिक आदर्श का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि फेसबुक में आप अपनी विचार को शेयर कर सकते हैं, तो क्या हुआ? डेमोक्रेटिक हो गया। बिल्कुल, और यही तो हमारा फंडामेंटल राइट चाहता है आपसे, यही सारी तो उम्मीद रखता है।
यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है। तो आपको पता है भारत में सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। वो आइए देखते हैं कहाँ कहाँ सकारात्मक है। शांतिपूर्वक आप सम्मेलन वगैरह कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं। ये बाद में सुधार किया गया था 97th अमेंडमेंट, इसलिए 10th ए लिखा गया है 2011 में। और समितियां बनाने के लिए आपको फ्रीडम दी गई थी, लेकिन वो कैसे अलग है मैं आगे समझाऊंगा। और आप इंडिया के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, यहाँ इंडिया के अंदर भी, यहाँ कहीं भी। इसका मतलब यह नहीं है कि आप नॉर्थ ईस्ट में चले गए और वहाँ पे मेघालय में चले गए और वहाँ पे क्या होता है, मेघालय में जाने के लिए अलग से परमिशन लेना पड़ता है इंडिया के नागरिकों को। जैसे विदेश का कोई आदमी पाकिस्तान का इंडिया के अंदर आना चाहता है तो उसको वीज़ा लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन भाई इंडिया का ही कोई आदमी अगर नॉर्थ ईस्ट में यहाँ सिक्किम जा रहा है तो उसको भी वीज़ा लेना पड़ता है, तो मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है सर्वत्र, सभी जगह आबाद है, लेकिन कुछ मामलों में नहीं है। तो हर एक जगह ऐसा है, हर एक जगह आप रह सकते हैं, घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, कोई भी वृत्ति व्यापार कर सकते हैं। ऐसा यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। भाई अपने को लगता है यहाँ पे निषेध है, कुछ मामलों में आप व्यापार नहीं कर सकते, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि नशीली चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं, आप महिलाओं का वेश्यावृत्ति में आप व्यापार कर सकते हैं। नहीं भाई, कुछ मामलों में नहीं कर सकते आप, कुछ भी कारोबार हर एक मामलों में नहीं कर सकते आप। आर्मी का मतलब आप आर्मी का सामान बनाते हैं, आप न्यूक्लियर एनर्जी नहीं बना सकते, पता चले कुछ लोग उससे नुकसान हो जाए, तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन यूपीएससी सीधे क्वेश्चंस पूछा था, कोई भी वृत्ति और व्यापार करने का अधिकार, तो बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है यह। लेकिन उसने नहीं लिखा था सभी मामलों में। अगर लिख देता यूपीएससी कि कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार सभी नागरिकों को है, लेकिन सभी मामलों में, तो बिल्कुल ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाता। लेकिन अगर ऐसा लिखे कि नागरिकों को कोई भी वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार हमारा आर्टिकल 19 ये 6 देता है, तो ये ऑप्शन सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको समझने की ज़रूरत है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको लाइन फोकस करने की ज़रूरत है। भाई एक और अधिकार था 44th अमेंडमेंट में 1978 में, वहाँ से कुछ संशोधन करके राइट टू संपत्ति था, राइट टू प्रॉपर्टी था, संपत्ति ये था। संपत्ति ये क्या चीज़ होता है, जिसका कुछ मूल्य हो। एसेट मतलब जिसका कुछ मूल्य हो, जिसका आपके पास अधिकार है, जिसको आप बेच सकते हैं, जिसमें आप कुछ पैसा कमा सकते हैं, जिस पे आपका अधिकार है, ऐसा समझ सकते हैं। तो 44th अमेंडमेंट में क्या कमियां थी वो हटा दिया। हटाने का जो पावर मिला ना, वो 1973 में केशवानंद मामले में मिला। भाई अपने आप विधायिका नहीं हटा पाई, सोच सकते हैं, विधायिका को इतना पावर नहीं है। तो यूपीएससी ऐसा पूछा था कि राइट टू संपत्ति हटाने का कौन सा मामला था, किसके अधिकार मिल गया, तो केशवानंद था। केशवानंद के बाद डेफिनेटली 1978 में भाई मुरारजी देसाई की सरकार थी, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। अब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300A के तहत संवैधानिक अधिकार है, मतलब संविधान में अभी भी अधिकार है, लेकिन यह मूल अधिकार नहीं है। आप सीधे हाई कोर्ट नहीं जा सकते और सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते और रिट नहीं जारी कर सकता, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है। और अगर यूपीएससी अगर पूछे कि राइट टू प्रॉपर्टी एक संवैधानिक अधिकार है, तो बिल्कुल, लेकिन संपत्ति या छीनने का अधिकार अगर यूपीएससी पूछे तो भाई वैधानिक अधिकार है, मतलब कानून बना के ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका को जब जहाँ मर्जी लगे, मतलब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मोदी को अगर लगता है कि पूरा इंडिया से सभी लोगों को भाई क्या करो, सबकी संपत्ति ले लो मैं 200 एकड़ कर लेता हूँ, तो नहीं कर सकते, मतलब कार्यपालिका नहीं कर सकती, लेकिन कानून बनाना पड़ेगा और वो कानून सही होना चाहिए और पीछे राष्ट्रपति का साइन होना चाहिए यहाँ पे। और सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, जुडिशियल रिव्यू इसमें भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी इसमें जुडिशियल रिव्यू कर सकता है और वो कानून के हिसाब से सही है, तो भाई आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात है, आपको याद रखनी पड़ेगी। यह केवल राज्य के खिलाफ मामलों में है, न कि निश्चय अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी कौन लिया है, राज्य के खिलाफ, न कि, अर्थात ये अधिकार केवल न कि विदेशी। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो अधिकार है 6 अधिकार, भाई ये कहने का मतलब राज्य के खिलाफ पक्का है, मतलब केंद्र सरकार ये अधिकारों में हमारी उतना दबाव नहीं कर सकती, राज्य सरकार नहीं कर सकती, कोई बोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, आपको ये बात पक्का याद रखनी पड़ेगी। और यह अधिकार कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मैंने बोला था ना
फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो क्यों नहीं, आप देख ही सकते हैं भाई, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। और इसमें लिखा है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये 19(1) का है, आपको पक्का याद रखनी पड़ेगी। और इसमें वाक अभिव्यक्ति मतलब आप अभिव्यक्ति को दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, अपना विश्वास बता सकते हैं कि मैं इन चीज़ों में ऐसा विश्वास करता हूँ। आप मौखिक लिख सकते हैं, अगर आप लिखने की हिम्मत आपको नहीं, आप लिखना नहीं जानते हैं तो आप बोल सकते हैं। आप ऐसे कुछ अंग संग हिला सकते हैं, अपना हाथ हिला सकते हैं कि मेरा ऐसा विचार है। यह क्या है सब, अगर आप अपना विचार इतना बढ़िया बता पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र है भारत में। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी मामलों में आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं, जैसे सीएए में अगर कोई आदमी विरोध करने का उसका अधिकार छीन लिया जाए तो भाई गलत बात है ना यार। मूल अधिकार है भाई, बोलने का तो उसका अधिकार है ना। प्रेस की स्वतंत्रता है, मतलब आप अपना कॉपी किताब कुछ भी छाप सकते हैं, जो प्रिंट मीडिया वगैरह छापते हैं वो सब चीज़। व्यावसायिक फ़ोन टैपिंग है, मतलब कोई आदमी आपका फ़ोन टैपिंग नहीं कर सकता, फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। प्रसारित करने का अधिकार, इसीलिए मीडिया भैया प्रसारित करती रहती है, मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। ये क्यों बता रहे भाई, पहले क्या होता था, दूरदर्शन मीडिया को सरकार कंट्रोल करती थी और गवर्नमेंट कंपनियां ही कंट्रोल करती थी। अब क्या है, मीडिया प्राइवेट भी हो गई, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां इसको रेगुलेट कर रही हैं। तो अब सरकार का इतना ज़्यादा नहीं है, बट ये बात सच नहीं है, बट कानून बना के सरकार इसको रेगुलेट कर सकती है कि भाई आप इस मामलों में तो अब तो क्या फेक न्यूज़, सॉरी मैं यही चीज़ बताना चाह रहा था, क्या फेक न्यूज़ का अगर कोई आदमी प्रसार कर रहा है तो क्या वह किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है? तो क्या इंडिया में अगर कोई फेक न्यूज़ बता रहा है तो क्या किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन है? तो ये बात फंडामेंटल 19(1) में शामिल नहीं है। मतलब फेक न्यूज़ कोई फैला रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फैलाते रहो, वो आपका मूल अधिकार का उल्लंघन भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं, करने दो। मतलब फेक न्यूज़ हमारे 19 में नहीं शामिल है, 1 में नहीं शामिल है। शांति का अधिकार है, आप अगर बोलना नहीं चाहते, चुपचाप शांत रहना चाहते तो भाई शांत रहो, कौन ने आपको रोका। अखबार आपको जो चाहे कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं। यूपीएससी अगर ऐसा पूछे, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट में तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हड़ताल तो आप कर ही नहीं सकते, मतलब संवैधानिक अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार भारत में नहीं है। मतलब आप हड़ताल नहीं कर सकते, बट आप भाई प्रदर्शन कर सकते हो, धरना कर सकते हो, मीटिंग कर सकते हो। लेकिन क्या ये 19 एब्सोल्यूट है? क्या यह मतलब असीमित है? नहीं भाई, देख लो, यहाँ पे देख लेना, उचित लिखा है। बाकी आप सोच ही सकते हैं काहे काहे में, भारत की एकता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, कुछ भी दिक्कत होगा वो तो लगा ही देंगे। और इसका डेफिनेशन नहीं है, नैतिकता की स्थापना, आप सोच ही सकते हैं कितना बड़ा डेफिनेशन हो सकता है। तो यही सब चीज़, न्यायालय की अवमानना, वो तो कुछ हद तक कानून में डिफाइन है, लेकिन ये जो लिखा है ना कि भारत की एकता, संप्रभुता, कहाँ पर लगता है वो पता ही नहीं चलता अपने को। ठीक है, नैतिकता पर क्या होगा वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा, उसमें भी पता नहीं चल सकता। तो शांतिपूर्वक जो सम्मेलन का अधिकार है 19(2) में है ये चीज़। एक्चुअली में 19(2) में आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, कहीं पर भी, मतलब बैठ सकते हैं आप, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है नहीं कि आप हथियार लेके सम्मेलन कीजिए, नहीं भाई, धरना तो है ही नहीं है, आपको भी पता है। और हड़ताल का अधिकार संविधान में यहाँ पे भी नहीं है, मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन कीजिए, धरना कीजिए। अब यार सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलता है कि भाई रोड सड़क में जो लोग सम्मेलन करते हैं, जाते हैं, कुछ मतलब कुछ अगर भगवान बुद्ध का जन्मदिन है तो ऐसा शांति मार्च करते हैं और बोलते हैं शांतिपूर्वक सम्मेलन का स्वतंत्रता है मेरे को, तो मैं तो भाई रेंग सकता हूँ, शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये मूल अधिकार नहीं दिया जा सकता है सभी मामलों में, मतलब अब ये आप नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं। हड़ताल का अधिकार नहीं है, बट हड़ताल का अधिकार आप सोच सकते हैं है, संवैधानिक नहीं है, बट यह जो कानून है ना ये वैधानिक है। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन है ये, बकवास क्वेश्चन है ये कि जो हड़ताल का अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये बात तो सच है। लेकिन क्या यह वैधानिक अधिकार है? मतलब कानून इसके लिए कुछ मामलों में है, कानून तो पक्का है, ये चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। तो मैं यही बताना चाह रहा था, लेबर वगैरह कानून में है। बाकी भारत के यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब यातायात पर आप नियंत्रण, रोड सड़क में ऐसा मार्च नहीं कर सकते जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो, तकलीफ हो, तो आप ऐसे मार्च नहीं कर सकते। आप बोलते हैं भाई मैं शांतिपूर्वक ही तो कर रहा हूँ, कौन सा हथियार लेकर, तो भाई आप नहीं कर सकते ऐसा चीज़ कुछ मामलों में। और कुछ मामलों में ऐसा है कि जब भारतीय दंड संहिता के कुछ कानून लग जाते हैं, जैसे कि ये आर्टिकल
4 वो बता रहे हैं कि एक न्यायाधीश किसी संगठित व्यक्ति में, एक न्यायाधीश लिखा है, याद रखना, किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। इसे रोकने का आधार मानव जीवन के खतरा, स्वास्थ्य सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवधान, दंगा बढ़ाने का खतरा भी है। अगर जहाँ 144 धारा लागू हो जाती है ना, तो वहाँ पे न्यायाधीश, अब संगठित बैठक लिखा है तो आपको शायद कन्फ्यूजन हो जाए कि भाई संगठित बैठक मतलब कि 2 लोग होंगे क्या, 5 लोग होंगे क्या, 4 लोग होंगे क्या, 3 लोग होंगे क्या? नहीं भाई, सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है कि एक आदमी बैठे तो भी दिक्कत उसको, मतलब एक आदमी को भी रोका जा सकता है बैठने से। आप सोच सकते हैं भाई कितना कितना रेस्ट्रिक्शंस है यार। और आर्टिकल 5 या 5 से अधिक लोगों को संगठन बैठना गैर कानूनी, 5 लिखा है ना, या उससे अधिक। लेकिन आपको याद रखना यहाँ पे आपराधिक 144 जो मैं बता रहा था, वहाँ पे एक आदमी भी, 5 या उससे अधिक लोगों को संगठन गैर कानूनी ऐसा मानते हैं। आर्टिकल 141 में आईपीसी में लिखा है, दंड संहिता है उसमें लिखा है गैर कानूनी है। कौन ऐसा घोषित कर सकता है? तो भैया आपको याद रखनी पड़ेगी, जज कर सकता है। जज कर सकता है तो क्या कोई हाई कोर्ट का जज करेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा? नहीं। अधीनस्थ न्यायालय करेगा। तो अधीनस्थ न्यायालय का क्या केवल मुख्य न्यायाधीश करेगा? नहीं भाई, कोई भी जज कर सकता है। ठीक है, ये राज्य सरकार के ऊपर है। तो आप सोचते रहेंगे, बस मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा ही पढ़ने की ज़रूरत है। संघ बनाने की स्वतंत्रता अगर दिया है ना, तो संघ बनाइए, मतलब संगठन बनाइए। आप संघ बनाइए 2-4 लोगों का, 10 लोगों का। और यह क्या है, इकोनॉमिक के लिए अच्छा होता है। जैसे साझा कंपनियां, क्लब, फर्म बनाए जाते हैं और कई राजनीतिक संगठन बनाए जाते हैं, जिससे देश का अच्छा रिफॉर्म होता है और अच्छा लोग जीत के एक अच्छा पार्टी बनाते हैं और एक अच्छा चुनाव होता है। लोकतंत्र की अगर सबसे बढ़िया कोई खूबसूरती है ना भाई, अगर यूपीएससी पूछे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चुनाव में ना हर एक पार्टी एक दूसरे के खिलाफ गाली देती है। मतलब ये बोलते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, बाकी मैं तो अपना मेरा खुद का ही एजेंडा, आप समझ ही सकते हैं मैं कितना बड़ा काम करके आऊँगा। इंडिया को अभी 73% एजुकेशन है ना, तो मैं सोच लेना 90% ला दूंगा, ऐसा बोल के भैया अपना खुद का एजेंडा चलाते हो। तो यह मामलों में आप स्वतंत्रता है, आप सोच सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। जैसे आप एक ऐसी कंपनी बना लीजिए, फॉर एग्जांपल्स कि एक कंपनी है, ये कंपनी है, 10 लोग मिलके कंपनी खड़ा किए हैं, पेन बनाती है ये। अगर एक आदमी बनाता, एक आदमी कंपनी खोलता, तो उसका पेन 5 रुपये का पड़ता। लेकिन अब 10 लोग बनाए हैं तो 10% सबका शेयर लगा होगा, तो अब 10% सबकी हिस्सेदारी है। तो अब पेन कितना बेच सकते हैं? 3 रुपये का बेच लेंगे, सस्ता पड़ेगा ना यार उनको, और इसमें 10 लोगों को फ़ायदा भी हो जाएगा। तो काफ़ी लोकतांत्रिक है कि नहीं है ये उपाय, और हम लोग को भी सस्ता पेन मिल सकता है। तो ये जो संघ बनाने की स्वतंत्रता है ना, ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये बट इसमें संगम या संघ बनाने नकारात्मक अधिकार को भी, मतलब आप गलत काम के लिए भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत काम के लिए मतलब कि कोई धर्म के आधार पर कोई पार्टी बना रहा होगा तो भाई बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। संगठन तो बनाते ही हैं, आप सोच ही सकते हैं इंडिया में बहुत सारे राजनीतिक आधार पे नहीं, साला धर्म के आधार पे पार्टी है, और वो हमारे बनाने के लिए रोकता नहीं है, कुछ मामलों में रोक देता है। ठीक है, किसी संगम की स्वीकृति, मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपको अगर संघ बना लिया तो हमेशा स्वीकार होगा हर एक मामलों में, नहीं भैया, आप ये देख लेना। तो भाई कुछ चीज़ों में तो स्वीकार किया जा सकता है, ताला बनने का ऐसा संगठन बना दो, ऐसा लेबर बना दो, हमेशा हमेशा इस फैक्ट्री के सामने हमेशा दंगा होता रहे, हमेशा लेबर लोग अपनी मांग करती रहें, बेचारे गरीब लोग हमेशा। इंडिया में अगर लेबर की बात की जाए तो इंडिया में 52%, आप सोच ही सकते हैं, ऐसे लोग हैं। 47% ऐसे लोग हैं जो तो बेरोजगार ही हैं, रिपोर्ट मानता है। लेकिन 52% इंडिया में खुद का ही काम कर रहे हैं, सेल्फ काम कर रहे हैं। बाकी 48% तो आपको ही पता है क्या कर रहे हैं। तो अब ये चीज़ है, लेकिन अगर इस प्रकार का वो संगठन बना के ताला लगाएं, ऐसा कुछ करें, कुछ काम करें, कारोबार करें, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन यार आपको पता है, कभी गरीब आदमी, 200 रुपये कमाने वाला आदमी, और बेचारा उसका उसमें परिवार पलता हो, और वो अगर एक श्रम संगठन बना के, आपको पता है, राइट टू स्ट्राइक कर सकता है, वो हड़ताल कर सकता है, बेचारा मर जाएगा यार उसका परिवार। तो अगर यूपीएससी ऐसा पूछे कि जो मतलब गरीब लोग होते हैं वो लोग श्रम संगठन बना करके अच्छा खासा हड़ताल करते हैं, भाई उनकी औकात ही नहीं है, हड़ताल क्या करेंगे। तो मैं वही बता रहा हूँ। अबाध आचरण का स्वतंत्रता, अबाध संचरण, संचरण मतलब होता है मूवमेंट। तो ये इंडिया के अंदर तो भाई 100% छूट है, आप इंडिया के अंदर जहाँ जाए घूम सकते हैं। ये पूरा इंडिया है, मतलब गंदा साइड का इंडिया, ठीक है। मैं
बना नहीं पा रहा हूँ इंडिया को अच्छा से, गंदा सा ये मैप है, सॉरी गंदा मैप है। तो आप ये मतलब यहाँ पे आप कुछ मामलों में रिस्ट्रिक्शंस किया जा सकता है अगर उत्तर पूर्व में आप जाए तो। लेकिन क्या रोड सड़क में जाने के लिए मतलब कोई एक आदमी है रोड से जा रहा है, सड़क से जा रहा है, ऐसा कोई जा रहा है तो क्या उसको मतलब जाने से रोक दिया जाएगा? मैं यह बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए टोल टैक्स लगा दिया और मान लो कोई बीमार हॉस्पिटल में ये पर्सन्स है, पता है वो हॉस्पिटल में मरीज़ है, और मान लीजिए यार गर्भवती है वो, अब बच्चा उसको अगर होना है और ये टोल टैक्स यहाँ पे लगता है और वो कार से जा रहे हैं तो भाई यहाँ पे टोल टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एक गरीब आदमी है बेचारा नहीं दे सकता, तो क्या उसको नहीं जाने दिया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का मानना है भाई इस मामलों में आप नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते। पहली बात मतलब आप दूसरा रोड बना के दीजिए यार भैया, आप नहीं रोक सकते, ये हमारा राइट है यार। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि रोड सड़क में जाने का अधिकार टोल लगा के नहीं रोक सकते, दूसरी सड़क भी इसीलिए बनाई जाती है, याद रखना। लेकिन ये कहीं कहीं मैं बताया था ना कि अनुसूचित जाति और जनजाति ऐसे इलाकों में रोक लगा दिया जाता है, या मान लो कोई पर्सन्स की एड्स की बीमारी है तो आप सोच सकते हैं ये फैलती है, मतलब एड्स की बीमारी किसी को है फॉर एग्जांपल, उसको क्या एड्स की बीमारी आप ऐसे नहीं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए एड्स की बीमारी कैसे फैलती है, तो फॉर एग्जांपल्स आपका मतलब कहीं से बलगम आ रहा है, कुछ भी आप आ रहा है, तो मतलब कि कुछ भी, या यौन संबंधी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, या फिर किसी आदमी के पास आप सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने से नहीं फैलता है एड्स, सांस लेने से एड्स नहीं फैलता है जब तक उसमें कुछ बलगम वगैरह ना आए, जब तक कुछ ब्लड वगैरह ना आए, या कुछ आपके शरीर का कुछ भी ऐसा फैट जैसा कोई चीज़ ना आए तो नहीं होगा, नहीं फैलेगा। लेकिन इस अगर एड्स हो गया है तो उस आदमी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि भैया आप महाराष्ट्र मत आइए, ठीक है। संचरण में दो चीज़ है, देश के अंदर अगर संचरण कर लिए तो आर्टिकल 19 आपको भाई पक्का छूट है, मतलब आर्टिकल 19 पक्का ये छूट दे देता है, आर्टिकल 19(4). लेकिन आप इंडिया के बाहर घूमने चले गए, कहीं पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरब चले गए, यूएई चले गए, तो भाई आप आर्टिकल 21 के तहत इंडिया उसका प्रोटेक्शंस करता है। तो आप सोच ही सकते हैं निवास करने का अधिकार उसका पूरक है, निवास का अधिकार और संचरण का अधिकार कहीं ना कहीं एक दूसरे के समान ही है। भाई आप रह लिए, कहीं घूमने गए और वहाँ पे 2-4 दिन आप रुक लिए, या कहीं पर जाके आप परमानेंटली निवास कर लिए, तो ऐसा भी करने के लिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आप हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इसमें भी कुछ मामलों में ऐसा इसलिए किया गया है कि इंडिया के प्रति नहीं यार लोगों की अच्छी फीलिंग है, लोगों की अच्छी फीलिंग है, क्योंकि यार भारत है एक डाइवर्स कंट्री है, बहुत बड़ा बड़ा सोसाइटी यहाँ पे रहता है, और डाइवर्स कंट्री में पता है डाइवर्सिटी का सबसे बढ़िया अगर कोई डेफिनेशन देना है तो भाई यह होता है कि विविधता है, और इंडिया में एकता में भी विविधता है। कैसे है मैं बता देता हूँ। ये इंडिया में कोई पर्सन है जो यहाँ पे रहता है, इसका नाम मान लीजिए यार ए है और इसका नाम बी है, ये यहाँ पे रहता है, महाराष्ट्र में किसी इलाके में रहता है। अब यहाँ पे ये कास्ट का है, मान लीजिए यार ये ब्राह्मण है और ये मुस्लिम है भाई साहब। अब ये यहाँ से निकल के भाई साहब अपने गांव गए, तो वहाँ पे भी देखेंगे यार कोई ना कोई ब्राह्मण होगा और कोई ना कोई मुस्लिम होगा। फिर यार आप जिले में गए, जिले से आप और एक अंदर गए, गांव में गए, वहाँ पे भी आपको ब्राह्मण मुस्लिम मिल जाएगा। तो यार हम सब लोग भाई भाई हैं भाई, इतना डाइवर्स है, मतलब आप एक इलाके से बाहर निकल के जाए हर एक जगह आपको भाईवादी दिख जाएगी, और आप समझ ही सकते हैं कि मतलब कि आप घिर जाएंगे, इतना डाइवर्स है इंडिया। इसलिए मैं बता रहा हूँ राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को इंडिया के प्रति अच्छा हो, और इंडिया अभी भी राष्ट्रवाद है, मतलब इंडिया में सब लोग एक समान कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ मामलों में रिस्ट्रिक्शंस है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के मामलों में। और आपको ये बात याद रखता है एड्स वगैरह बेस्या वगैरह नहीं जाके कहीं पे रह सकती, नहीं घूम सकती। या कोई पेशेवर अपराधी है, पेशेवर अपराधी का मतलब यह होता है दोस्तों कि कोई मान लीजिए यार कोई क्राइम करता है, महिलाओं को मतलब वेश्या के लिए ढकेलता है, और वो आदमी उसको रहने के लिए तो भाई दिक्कत है, नहीं रहने देना चाहिए। तो बिल्कुल अब ये आर्टिकल्स को आप पता है कहाँ से लिंक कर सकते हैं, आर्टिकल 23 ऐसा ही कुछ बोलता है। तो बस आपको पढ़ने समय ये बातें याद रखनी पड़े कहाँ से लिंक हो सकता है। आर्टिकल 23 में ऐसा ही है कि मतलब आप इन लोगों को तो व्यापार रोक ही है भाई, नहीं कर सकते ऐसा। व्यवसाय आदि का स्वतंत्रता आप सोच सकते हैं, व्यवसाय आप कर सकते हैं, लेकिन आप सभी मामलों में नहीं कर सकते। और यहाँ पे यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछा था। पहली बात तो ये नागरिकों को है, और दूसरी बात किसी भी व्यवसाय, तो भाई ये थोड़ा डर लगता है यार, किसी भी व्यवसाय मतलब क्या कोई भी व्यवसाय कर सकता है।
हाँ, तो कोई भी व्यवसाय अगर यूपीएससी पूछे तो हाँ सही बात है, किसी भी व्यवसाय का, और ऐसा लिखे तो मैं बताया था ना, कोई भी वृत्ति व्यापार करने की स्वतंत्रता है आपके पास, अधिकार है आपका वो, लेकिन सभी मामलों में नहीं, सभी मामलों में नहीं, सभी मामलों में नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भाई इस मामलों में दिक्कत हो रही तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये लो, इसमें कोई अनैतिक व्यापार नहीं शामिल है, या स्टेट ऐसा रेगुलेट कर सकता है, जैसे औषधि बनाने के लिए या विस्फोटक सामान बनाने के लिए आपको लाइसेंस दे सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दारू बेचने के लिए इंडिया में लाइसेंस लेना पड़ता है, क्यों लेना पड़ता है यार, जब हमारे पास अधिकार हैं तो भाई लेना पड़ेगा ना यार, आर्टिकल 19(6) है ना। आप जाके सुप्रीम कोर्ट से पूछिए भाई क्यों रोकते हो, तो आप दारू बेचने का अधिकार रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे दिक्कत होता है ना कुछ नागरिकों को, भाई पीपा के सड़क के ऊपर चले गए, तो ऐसा आर्टिकल 142 का यूज़ करके एक बार सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था, तो कुछ लोग अपील किए भाई मेरा अधिकार का आप उल्लंघन कर दिए, मेरा 19(6) का नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं किया, विधायिका ऐसा कानून बनाए, और जब तक कानून नहीं है तब तक तो मेरी खुद की ही चलती है, और आपको पता है कोर्ट के सामने अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, ये बात सच है। तो लाइसेंस ले सकते हैं आप, या कुछ काम अनिवार्यता कर सकता है, कुछ लोगों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, अनिवार्यता का मतलब होता है जरूरी है, ऑप्शनल नहीं है, मैंडेट है, मैंडेट मतलब ऐसा करना जरूरी है, ऐसा आप नहीं किए तो भैया आपका दिक्कत, ठीक है। तो आप 19 को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 19 में मैं बताया कि पढ़ने लिखने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, आप इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, लेकिन आप किसी सरकार के खिलाफ जितना मर्जी हो आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, और भलाई से अगर सरकार आपको रेगुलेट करती है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का वायलेट कर रही है और आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन वो अधिकार को उपयोग करते समय आपको रिस्ट्रिक्शंस को भी ध्यान रखना जरूरी है, मतलब कौन सी चीज़ों में आपका अधिकार नहीं लागू होता, वो चीज़ आपको ध्यान में रख के यूज़ करना चाहिए। तो आज मैं जो पढ़ाया उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। क्या बताया मैं, आर्टिकल 19 बताया जहाँ पे बोलने की और आज़ादी है, प्रेस छापने की आज़ादी है, इंटरनेट चलाने की आज़ादी है, सब चीज़ों में आज़ादी है, क्या बोले। 19(2) में आप संघ बनाने की आज़ादी है, और उसमें भी थोड़ा दिक्कत है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, राइट टू स्ट्राइक नहीं कर सकते पहले वाले में दूसरे वाले में, और उसमें भी एक आदमी को भी रोका जा सकता है, 5 आदमी को भी 6 आदमी को भी रोका जा सकता है, रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, भाई काफ़ी पावरफुल है। मैं तीसरा बताया कि संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, जो दूसरा वाला शांतिपूर्वक सम्मेलन, तीसरा वाला संघ बनाने की, और जो मैं चौथा वाला बोला कि इंडिया के अंदर आप कहीं भी घूमिए, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि अच्छे समय पे ट्रेन रोक जाती है, ऐसा हो जाता है तो भाई वो रोका जा सकता है। और आपको मैं बताया कि यहाँ पे 5वें नंबर का जो बताया, निवास करने के लिए आप घूमने जाइए, कहीं तीर्थ यात्रा जाइए, वहाँ पे आप रूम इसलिए ले सकते हैं, अगर कोई मना करता है तो आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। कोई भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार कुछ चीज़ों में रेगुलेट कर सकती है, सभी मामलों में ये सत्य नहीं है, कुछ मामलों में सत्य है, और ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर रिकमेंड कीजिए, रियल लाइफ में चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर रियल लाइफ में समझ में नहीं आता है तो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगा और आप नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी लेता हूँ 200%। रियल लाइफ में पता होना चाहिए भाई ऐसा होता है, मैं तब ना किसी के सामने बता सकता हूँ भाई रोड चढ़ने मेरे को टोल क्यों लिया, तो बताएगा सामने वाला भाई आप दूसरा वाला रास्ता चाहिए, मैं आपसे टोल नहीं लूँगा। बिल्कुल, आपको अगर ये समझदारी है, आप अपना अधिकार यूज करना जानते हैं, तो डाउट नहीं है, आप मतलब समझदार हैं, आप रियल लाइफ में यूज़ भी कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए और रिकमेंडेशन कीजिए, और थैंक यू सो मच। और अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।